Welcome all of you into the course of Introduction to Computing by CS Academy Official। इस लेक्चर के अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन की बात करेंगे और जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मशीन लैंग्वेज है एंड फाइनली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU के ऊपर रहता है। CPU एक ऐसी चिप है या एक ऐसा सर्किट है जो कि तमाम किस्म की डेटा मैनिपुलेशन को कंट्रोल करता है। और डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास तमाम किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU परफॉर्म कर रहा होता है। CPU चिप्स जो हैं वो स्मॉल साइज्ड स्केयर चिप्स होती हैं जिनके साथ कनेक्टिंग पिन्स लगाई जाती हैं और ये कनेक्टिंग पिन्स जो हैं सॉकेट के ऊपर माउंट होती है। ये सॉकेट जो है हमारे पास मेन सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है और इन पिन्स के थ्रू हम CPU को मदरबोर्ड के ऊपर माउंट कर सकते हैं। CPUs क्योंकि स्मॉल साइज्ड चिप्स होती हैं और इसी वजह से इनको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये फिगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल, और जहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास इनपुट डेटा होगा, इनपुट डेटा के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होती है। अब इस प्रोसेसिंग साइकिल के मुताबिक यहाँ पे जो डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, इनपुट के टाइम पे हमारे पास जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं या जो डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें कीबोर्ड, माउस या कोई भी अदर डिवाइस हो सकती है। और हमारा जो डेटा इनपुट हो रहा होता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो हमारा मेन मेमोरी में जाता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या हमारे पास कुछ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर्ड हो सकता है और अगर हमने उस डेटा को रीमैनिपुलेट करना है या उसके अंदर किसी किस्म की एडिटिंग करनी है या उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है तो अगेन मैनिपुलेशन होने से पहले या एडिटिंग होने से पहले उस डेटा को मेमोरी में लोड होना ज़रूरी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंस्ट्रक्शंस वो डेटा जो है वो हमारा प्रोसेसर के पास चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर हमारे डेटा के ऊपर अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और फाइनली हमारा जो प्रोसेस्ड डेटा होता है वो वापस हमारे पास मेमोरी में आता है। और फिर अकॉर्डिंग टू दी यूज़र इंस्ट्रक्शंस या तो हम अपने डेटा को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर अपडेटेड डेटा को स्टोर करते हैं या फिर हम अपनी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर उसको या तो प्रिंट कर लेते हैं या डिस्प्ले करवा लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो प्रोसेसर की जो हमारे पास दो मेजर पोर्शंस होते हैं या हमारे प्रोसेसर को जो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हमारे पास कंपोनेंट है, दैट इज़ मेमोरी। तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, इसकी जो आपको राइट साइड पे फिगर्स नज़र आ रही हैं जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने बात की थी, टॉप ऑफ दी फिगर्स जो एक आपको फ्लैट स्केयर चिप नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली एन एग्जांपल फिगर ऑफ CPU, जो कि हमने बात की थी कि ये स्केयर शेप्ड हमारे पास डिवाइसेस होती हैं और इनके ऊपर पिन्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपने CPU को मदरबोर्ड के ऊपर माउंट कर सकते हैं। और जो सेकंड फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें हम ये शो करना चाह रहे हैं कि हम एक CPU जो है सॉकेट के ऊपर माउंट कर रहे हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर है। और थर्ड हमारे पास जो फिगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है या आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जो ग्रीन कलर की चिप्स हैं, दीज आर कॉल्ड दी मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मेमोरी चिप्स हैं या सर्किट्स हैं। और मेमोरी के अंदर हमारे पास जो डेटा मैनिपुलेट हो रहा होता है उसकी एक कॉपी मौजूद होती है जो कि यूज़र इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मेमोरी से डेटा हमारे CPU के पास जाता है और प्रोसेस्ड डेटा दोबारा से मेमोरी के अंदर वापस आता है। और फिर अकॉर्डिंग टू दी यूज़र इंस्ट्रक्शंस आइदर उसको हम स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर कर लेते हैं या आउटपुट डिवाइस के ऊपर उसकी कोई आउटपुट ले ली जाती है, यानी या तो हम प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट कर लेते हैं या हम डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर उसको अपने डेटा को डिस्प्ले करवा लेते हैं।
इस स्लाइड के अंदर बेसिकली हम CPU और मेन मेमोरी को आपस में रिलेट कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि हमारा जो CPU है और मेन मेमोरी है वो डेटा बसेस के थ्रू जो है कनेक्टेड होते हैं। एंड फर्दर जो हमारे CPU की डिवीज़न है उसके मुताबिक हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि तमाम किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को या डिसीजन ऑपरेशंस को या डिसीजन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल यूनिट है जो कि तमाम हमारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे, दैट आर नोन एज दी रजिस्टर यूनिट्स। और ये रजिस्टर यूनिट्स बेसिकली हमारे डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को रन टाइम पे होल्ड कर रहे होते हैं जो कि हमारे CPU के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। CPU और माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि वो तमाम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है कि जिनके थ्रू हमारा CPU जो है यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है या उनको एग्जीक्यूट करता है। और हमारा जो CPU है वो बेसिकली 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है जो कि मेनली कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और रजिस्टर यूनिट है। कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल यूनिट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस को डायरेक्ट कर रहा होता है या कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन इनिशिएट करती है, और उस कमांड को या उस इंस्ट्रक्शन को कैसे कैरी आउट करना है, इसको इंटरप्रेट करना और उसको एग्जीक्यूट करवाना हमारे कंट्रोल यूनिट का काम है। इंटरनल कंपोनेंट्स जो कंट्रोल यूनिट हमारा कंट्रोल कर रहा होता है या डायरेक्ट कर रहा होता है, उसमें हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर्स हैं और डेटा बसेस हैं। अभी जैसे हमने बात की कि कंट्रोल यूनिट का काम है इंटरप्रेट करना और एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो हमारे अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का है। यानी ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि अरिथमेटिक यूनिट कहलाता है और लॉजिक यूनिट कहलाता है। इन दोनों कंपोनेंट्स ने मिलके तो एक प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है या ऑपरेशंस ऑन दी डेटा परफॉर्म करने हैं। CPU के अंदर जो ऑपरेशंस बेसिकली परफॉर्म हो रहते हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, एटसेट्रा। अब जब मैनिपुलेशन हो जाती है या हमारे पास कंपैरिजंस परफॉर्म हो जाते हैं CPU के अंदर, तो अब उनके रिजल्ट्स के अगेंस्ट, यानी उनके जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम रजिस्टर्स के ऊपर बात करेंगे, और रजिस्टर्स जो हैं बेसिकली हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लोकेशंस हैं जो कि लोकेटेड होती हैं हमारे प्रोसेसर के अंदर। और इन हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लोकेशंस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सिमिलर टू दी मेन मेमोरी सेल्स, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि जब हमारा यूज़र कोई कमांड, कोई प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी सेल्स के अंदर पहले लोड होती है, और जो एसोसिएटेड डेटा रिक्वायर्ड है वो भी हमारा मेमोरी सेल्स के अंदर आता है। तो उसके बाद फिर वो फर्दर हमारे प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो मैनिपुलेट हो सकता है। सो जो हमारे पास सिमिलर कॉन्सेप्ट है रजिस्टर्स के लिए, कि रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे CPU के अंदर मौजूद होते हैं, और ये स्मॉल साइज्ड हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लोकेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा टेम्परेरीली होल्ड किया जाता है। और इन रजिस्टर्स के अंदर जो हमारा डिस्कशन रहेगी इस चैप्टर के अंदर, वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो टेम्परेरी होल्डिंग प्लेसेस होती हैं या स्टोरेज लोकेशंस हैं जिन्होंने डेटा होल्ड करना है, और वो डेटा जो है वो करंटली CPU मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, विच मीन्स कि जो हमारी इनपुट्स होंगी या हमारा जो डेटा होगा वो हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को प्रोवाइड किया जाता है इन रजिस्टर के थ्रू, और उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है जब एक एक्शन परफॉर्म कर लेता है और उस डेटा के ऊपर
एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो उस रिज़ल्ट को होल्ड करने के लिए भी स्पेस या मेमोरी लोकेशन जो है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में जिन पे हम बात करेंगे सीपीयू के अंदर कंसिस्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के ऊपर और प्रोग्राम काउंटर के ऊपर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है, और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस अपने पास कंटेन करता है। हम टू टाइप्स के रजिस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जिनमें जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जैसे भी मैंने कुछ प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बात भी की कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास डेटा होल्ड करते हैं टेम्परेरीली, जिसके ऊपर हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, और जो अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके अगेंस्ट जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है उस रिज़ल्ट को भी होल्ड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की थी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की और प्रोग्राम काउंटर की। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है, और प्रोग्राम काउंटर कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। बसेस और डेटा बसेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारी कंप्यूटिंग के अंदर वो बेसिकली ये है कि जो हमारी डेटा बसेस हैं या बसेस हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल चैनल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है बिट स्ट्रीम को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी की तरफ डेटा आ रहा होता है वो हमारे बसेस के थ्रू आ रहा है। इसी तरीके से मेमोरी से जो प्रोसेसर की तरफ जा रहा है वो हमारा डेटा बसेस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरीके से प्रोसेसर से वापस जब मेमोरी के अंदर आएगा डेटा तो भी डेटा बसेस के थ्रू आएगा, और इसी तरीके से फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट या मेमोरी से स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जब डेटा जाएगा तो वो भी हमारा डेटा बसेस के थ्रू ही ट्रैवल कर सकता है। बसेस जो हैं वो कंसिस्ट कर रही होती हैं वो डेटा बस और एड्रेस बस के ऊपर। जो डेटा बस है वो बेसिकली यूज़ की जा रही होती है एक्चुअल डेटा को यानी बिट स्ट्रीम को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर। और जो एड्रेस बस है बेसिकली उसको यूज़ किया जा रहा होता है कि हमने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है और उस डेटा ने मेमोरी के अंदर किस जगह पे रिज़ाइड करना है, यानी उसकी लोकेशन क्या होगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो डेटा बस है वो एक वक्त में एक ही बिट को ट्रांसमिट करवा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 32 बिट बस हमारे पास होगी तो वो एक वक्त में 32 बिट्स ट्रांसफ़र करेगी, विच मीन्स कि 4 बाइट्स एक वक्त में ट्रैवल कर सकती हैं 32 बिट बस के ऊपर। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 64 बिट बस होगी तो एट अ टाइम 64 बिट्स उसके ऊपर ट्रैवल कर सकेंगी, विच मीन्स कि एट द सेम टाइम 8 बाइट्स जो हैं उस डेटा बस के ऊपर ट्रैवल करेंगे। अब हमारी डेटा बेसेस जो हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एक टाइप जो है वो सिस्टम बस की भी है जो कि जो प्रोसेसर को और मेन मेमोरी को आपस में कनेक्ट करती है। इसी तरीके से हमारे पास बैक साइड बस कहलाती है एक जो कि कनेक्ट करती है हमारे प्रोसेसर को और कैशे को। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ एक्सपेंशन बसेस या एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं जो कि हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को और प्रोसेसर को आपस में कम्युनिकेट करवाती हैं। क्योंकि जी हमारी डिस्कशन चल रही है कि हमारी जो तमाम किस्म की मैनिपुलेशन है बेसिकली वो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ एसोसिएटेड कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे अगर यूज़र जो है कोई डेटा इनपुट करेगा तो उस डेटा के साथ कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करने के लिए उसकी इनपुट्स आएंगी, और फिर वो जो डेटा है जो यूज़र इनपुट कर रहा है वो मेन मेमोरी में लोड होगा, मेन मेमोरी से आपके सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू के पास रजिस्टर्स के अंदर उस डेटा को होल्ड किया जाएगा। उसके ऊपर फिर जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली सर्किट एक्टिवेट होगा और फाइनली उसका जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो दोबारा आके रजिस्टर्स के अंदर सेव होगा, और रजिस्टर से वो डेटा जो है
मेन मेमोरी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा और इस तरीके से फर्दर जो भी एक्टिविटीज़ हैं यूज़र ने जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है उसके अकॉर्डिंगली एक एक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। इस सारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्मॉल साइज्ड एल्गोरिथम को, जिसके अंदर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारे पास जो यूज़र की इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जिन्होंने ऐड होना है, और ऐड होने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू जो है उसके अंदर उसका रिज़ल्ट जाएगा। और इस सारे प्रोसेस को, यानी इस एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से स्टेप्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। देखें, स्टेप 1 के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू ऐड होनी है जो कि मेमोरी में मौजूद है, यानी यूज़र ने इनपुट कर दी हुई है, उसको सीपीयू के रजिस्टर के अंदर यानी सीपीयू के मेमोरी सेल के अंदर लोड कर दिया जाए। अब स्टेप 2 के अंदर जो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू मेमोरी के अंदर मौजूद है, यानी यूज़र ने इनपुट की हुई है, उसको रैम के या मेन मेमोरी सेल से उठा के रजिस्टर या सीपीयू के मेमोरी सेल के अंदर प्लेस कर दिया जाए। अब क्या है यहाँ पे कि 2 वैल्यूज़ हैं जिन्होंने आपस में ऐड होना है और वो दोनों रजिस्टर्स के अंदर आ चुकी हैं, जो कि हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं जो कि डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑपरेशन है जो यूज़र का है, जो कि एडिशन का ऑपरेशन है, तो अब क्या होगा कि एडिशन का सर्किट जो है वो एक्टिवेट होगा और रजिस्टर्स के अंदर जो कि स्टेप 1 के अंदर और स्टेप 2 के अंदर वैल्यूज़ इनपुट्स के तौर पे सीपीयू के पास आ चुकी हैं, तो वो हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास वो इनपुट्स के तौर पे वैल्यूज़ चली जाएंगी और उसके बाद उसके ऊपर जो एडिशन की एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी और एक रिज़ल्ट जनरेट होगा। और वो रिज़ल्ट अगेन हमारे पास जो रजिस्टर है कोई भी डेजिग्नेटेड उसके अंदर स्टोर होगा, और जब वो रिज़ल्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद की जो एक्टिविटी होगी वो रिज़ल्ट सीपीयू रजिस्टर से निकल के वापस मेन मेमोरी सेल के अंदर आएगा। और उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 के अंदर हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, विच मीन्स के स्टॉप की एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाती है और उसके अगेंस्ट कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और वो जब मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। जब हमारा प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है तो बेसिकली इनकोडिंग का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम बिट पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उन बिट पैटर्न्स के अंदर से हमारा सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सट्रैक्ट करता है और अकॉर्डिंगली उनको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट हम मशीन लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे मशीन लैंग्वेज के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज मेनली हम यूज़ करते हैं दैट आर बेसिकली मशीन इंस्ट्रक्शन एंड मशीन लैंग्वेज। अब जैसे अभी हमने बात की कि हमारे जो सीपीयूज़ हैं वो बेसिकली बिट पैटर्न्स जो इनकोड होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, विच मीन्स के हमारे जो सीपीयूज़ हैं उन इंस्ट्रक्शंस को यानी उन बिट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीपीयूज़ के आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इंटेल बेस्ड सिस्टम्स हैं या मैक बेस्ड सिस्टम्स हैं। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी अलॉन्ग विद द इनकोडिंग सिस्टम, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस को इनकोड करने का जो सिस्टम है इसको अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास मशीन लैंग्वेज बनती है। और एक इंस्ट्रक्शन जो कि हम मशीन लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बेसिकली हम उस इंस्ट्रक्शन को मशीन इंस्ट्रक्शन कह रहे होते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो बेसिकली आपकी मशीन यानी वो इंटेल में बेस्ड मशीन हो सकती है, मैक बेस्ड मशीन हो सकती है, या किसी डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर बेस्ड मशीन हो सकती है जो कि उस इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलॉसफीज़ ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जैसे भी हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बात कर रहे थे कि हमने बात की कि हमारे सीपीयू आर्किटेक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर जो सीपीयूज़ के आर्किटेक्चर को क्लासिफाई किया गया है वो 2 कैटेगरीज हैं, यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग यानी रिस्क बेस्ड जो सीपीयू आर्किटेक्चर्स हैं,
और हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग यानी सिस्क बेस्ड CPU आर्किटेक्चर्स हैं। सो जो हमारे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग बेस्ड CPU आर्किटेक्चर्स हैं, इसमें जो ख़ास बात है वो क्या कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं ये स्मॉलर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिसकी वजह से ये हायर स्पीड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इसकी जो वेल नोन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो पावर पीसी है फ्रॉम एप्पल, IBM, मोटरोला एंड ARM बेस्ड प्रोसेसर्स हैं जो कि स्मार्टफोन्स के अंदर और टैबलेट्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं। दीज आर दी some of the well known and best examples of the reduced instruction set computing based CPU architectures. On the other hand, complex instruction set computing based जो CPU architectures हैं, these are designed with the ability to execute a large number of complex instructions. इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत सारे लो लेवल ऑपरेशंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि एक डेटा जो है वो मेमोरी से लोड करना है और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करना है, विच मीन्स कि आप मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो या मल्टीपल ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर। और सिस्क बेस्ड जो CPU आर्किटेक्चर्स हैं उसकी जो बेस्ट या वेल नोन एग्जांपल है हमारे पास इंटेल बेस्ड जो CPU आर्किटेक्चर्स हैं, वो दीज आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिस्क बेस्ड CPU आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई की गई हैं, जिनमें डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप इंस्ट्रक्शंस हैं, अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप बेस्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं और फाइनली कंट्रोल ग्रुप बेस्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं। डेटा ट्रांसफ़र बेस्ड जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिकली जब हम इनको रेफ़र करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर या स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की हमारी डिवाइसेस हैं जिनके दरमियान हमारा डेटा ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे उन डिवाइसेस के दरमियान हमारे डेटा की कॉपी जाएगी या क्लोन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ड ड्राइव है, तो वहाँ से अगर कोई डेटा जिसके ऊपर मैनिपुलेशन होनी है तो वहाँ से जो डेटा जाएगा उसकी कॉपी जो है वो मेन मेमोरी के पास जाएगी। अब मेन मेमोरी से फर्दर जब उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होनी है या कोई मैनिपुलेशन होनी है और डेटा हमारा CPU के पास जाएगा, तो उसकी एक कॉपी जो है वो CPU के पास जाएगी और फाइनली उस डेटा के ऊपर जो अपडेटेड डेटा होगा वो वापस हमारे पास मेन मेमोरी में आएगा। और अब जो हमारे पास मेन मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ है, अगर उसने अपडेट होना है तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वो अपडेट हो जाएगा। और जब उस डेटा यानी अपडेटेड डेटा जो कि मेमोरी में अपडेट हो चुका है, उसने जब सेकेंडरी डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी के पास जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमारा डेटा जो है वो अपडेट होगा। अब यहाँ पे इस सारी डिस्कशन के मुताबिक हम ये बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन एम्फेसिस है वो ये है कि जब भी डेटा किसी भी एक्शन के लिए, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो या हमारे कोई डिसीजन स्टेटमेंट हो यानी कोई कंपैरिजन ऑपरेशन हो, तो उस सूरत में हमारा डेटा की कॉपी जाएगी या क्लोन जाएगा। यानी ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे ये है कि मूव नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक कॉपी या क्लोन जाएगी जो कि लेटर ऑन आफ्टर प्रोसेसिंग जो है उसकी अपडेशन आ सकती है। जो हमारी अरिथमेटिक लॉजिक बेस्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेसिकली हमारे CPU को या कंट्रोल यूनिट को ये रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि किस टाइप की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेस्ड जो भी एक्टिविटी होगी वो जो परफॉर्म करनी है वो रिक्वेस्ट कर रही होती हैं। इसमें अब हमें पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं या कोई बूलियन ऑपरेशंस डिसीजन के तौर पे हो सकते हैं। और फाइनली जो हमारे पास कंट्रोल बेस्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेसिकली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। इनका काम जो है वो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा के साथ नहीं होता। इस स्लाइड के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो भी हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप डिस्कस किए, जो कि डेटा ट्रांसफ़र है, अरिथमेटिक लॉजिक बेस्ड है और फाइनली कंट्रोल बेस्ड हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं।
उसके हवाले से। और ये एग्जांपल हम अभी कुछ देर पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास यूज़र ने 2 वैल्यूज़ इनपुट की हैं जो कि मेमोरी में मौजूद हैं, उनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने थर्ड किसी वेरिएबल के अंदर यानी थर्ड मेमोरी सेल के अंदर प्लेस करना है, और उसके बाद फाइनली हमने जो है सीपीयू से वो तमाम वैल्यूज़ वापस मेन मेमोरी में पहुंचानी है। सो यहाँ पे जो भी हमने डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप देखा, अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप बेस्ड इंस्ट्रक्शंस देखी और कंट्रोल ग्रुप बेस्ड इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया, उसके मुताबिक हमारे पास जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट की हैं जो कि मेमोरी में मौजूद हैं, उनको हम रजिस्टर तक यानी सीपीयू रजिस्टर्स या सीपीयू मेमोरी सेल्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि ये डेटा ट्रांसफ़र की स्टेटमेंट्स हैं जो कि लोड की स्टेटमेंट्स हैं। और वो क्या करेंगी सीपीयू के अंदर कि सीपीयू की लोड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मेन मेमोरी से डेटा रजिस्टर्स के अंदर लोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप 3 है बेसिकली वो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो स्टेटमेंट है वो है, जिसके अंदर हमारी एडिशन की सर्किटरी या एडिशन का जो ऑपरेशन है वो एक्टिवेट होता है, और हमारे पास जो रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं सीपीयू में स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो इनपुट्स हैं हमारी, वो जो है एडिशन सर्किट को जो है वो असाइन होंगी, और एडिशन सर्किट क्या करेगा वहाँ पे कि उन दोनों को के ऊपर मैनिपुलेशन करेगा यानी एडिशन परफॉर्म करेगा, और जो रिज़ल्ट है वो किसी मेमोरी सेल के अंदर यानी रजिस्टर के अंदर होल्ड करेगा। और उसके बाद फिर हमारे पास जो स्टेप 4 के अंदर स्टेटमेंट है, दिस इज़ अगेन अ डेटा ट्रांसफ़र बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या कर रही है कि हमारी जो रजिस्टर के अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू है यानी कंप्यूट होकर वैल्यू हमारे पास आई है, उसको वापस मेन मेमोरी के अंदर भेजा जा रहा है, यानी ये स्टोर का ऑपरेशन है। और फाइनली हमारे पास जो स्टेप 5 के अंदर जो स्टेटमेंट है जो कि स्टॉप की स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि हमारी एक स्टेटमेंट जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है और अब इसको स्टॉप करना है, और इसको स्टॉप करने के बाद कोई नई इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू के अंदर लोड करवा के तो उसको एग्जीक्यूट करना है। अनदर एग्जांपल फ्रॉम द बुक, जिसके अंदर बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमने वैल्यूज़ को डिवाइड करना होगा तो उस सूरत में हमारी किस तरह की स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होंगी और उनको हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे डिफरेंट मशीन इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स के अंदर। सो डिवीजन के लिए हमें अगेन 2 वैल्यूज़ एटलीस्ट रिक्वायर्ड हैं कि जिसमें एक वैल्यू वो होगी जिसने डिवाइड होना है और एक वो वैल्यू है जिसने डिवाइड करना है, विच मीन्स कि हमारे सीपीयू के अंदर एक वैल्यू फर्स्ट टाइम लोड होगी और फिर सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे रजिस्टर के अंदर लोड होगी। अब जो लोड की स्टेटमेंट्स हैं हमारी बेसिकली, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर भी डिस्कस किया, ये हमारी डेटा ट्रांसफ़र की जो है स्टेटमेंट्स हैं जो कि क्या कर रही हैं कि मेमोरी से डेटा पिक करके तो सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर लोड कर रही हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट 3 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें हमारे पास एक स्पेशल केस होता है डिवीजन के अंदर कि हमारे पास जो नंबर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक अगर हमारे पास डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है। तो हम उस इन्फिनिटी से बचने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाते हैं जो कि हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है, और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करेगी कि वो चेक करेगी कि हमारा जो सेकंड वेरिएबल है या सेकंड वैल्यू है क्या वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो होगी तो फौरी तौर पे कंट्रोल स्टेटमेंट जो कि स्टेप नंबर 6 पे है वो एग्जीक्यूट करेगी और हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा प्रोसेस है वो टर्मिनेट करेगा। और अगर हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है या सेकंड वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है तो उस सूरत में फिर हमारा डिवाइड का जो सर्किट है वो एग्जीक्यूट करेगा और फर्स्ट वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी सेकंड वैल्यू से, और उसका जो एक रिज़ल्ट आएगा उसको रजिस्टर के अंदर जो है वो होल्ड किया जाएगा। और उसके बाद फाइनली क्या होगा कि हमारी जो रजिस्टर की वैल्यू है
वो यहाँ से यानी रजिस्टर से ट्रांसफ़र होगी मेमोरी के अंदर, विच मीन्स कि जो हमारे स्टेप 4 पे हमारा ऑपरेशन है ये हमारा अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन है, और जो हमारे पास स्टेप 5 पे जो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो स्टोर का ऑपरेशन है। और फाइनली हमें पता है, जैसे हमने पहले भी कुछ देर पहले डिस्कस किया, कि जो हमारा स्टेप 6 है दिस इज़ बेसिकली दी कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ मशीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और मशीन इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली कंसिस्ट कर रही होती है ऑप कोड के ऊपर और ऑपरेंड के ऊपर। ऑप कोड जो है बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा होता है कि कौन सा ऑपरेशन हमने एग्जीक्यूट करवाना है, और ये जो ऑप कोड्स हैं ये मशीन टू मशीन वेरी कर सकते हैं, यानी सीपीयू जो हैं सीपीयू आर्किटेक्चर्स जो हैं, यानी इंटेल बेस्ड या मैकिन्टॉश या एएमडी बेस्ड जो आर्किटेक्चर्स हैं उसके अंदर ये आप कोड्स डिफरेंट हो सकते हैं। और अगर हम इंटेल बेस्ड मशीन्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के अंदर, जैसे मल्टीप्लाई के लिए मल की का ऑप कोड है, इसी तरीके से स्टोर का ऑप कोड है, शिफ्ट का है, एक्सऑर का है, ये जंप का है, और इसी से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि ऑप कोड के तौर पे या इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं या यूज़ की जाती हैं। और सेकंड हमारे पास ऑपरेंड है। ऑपरेंड बेसिकली क्या है कि वो वैल्यूज़ होती हैं या मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर किया होता है, यानी ये ऐसी मेमोरी सेल्स होते हैं कि जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं कि इन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन कौन सा या किस तरह का परफॉर्म होना है। ऑप कोड या ऑपरेंड कैसे डील किए जाते हैं, उनके कोड्स कैसे जनरेट होते हैं, उसके लिए बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, और अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे एक इंस्ट्रक्शन देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को समझने की ज़रूरत है, जो कि हमारी बुक के अंदर अपेंडिक्स सी के अंदर इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। और उन डिटेल्स के मुताबिक हमारे पास जो सीपीयू आर्किटेक्चर है या हमारी बेसिकली मशीन का आर्किटेक्चर है उसमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं रिगार्डिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी सेल्स। सो मेन मेमोरी सेल्स जो हैं यहाँ पे जो डिफ़ाइन किए गए हैं वो ये हैं कि जो उनकी एड्रेसिंग है वो 00 से लेकर FF तक चल रही है, यानी टोटल जो मेमोरी सेल्स हैं यानी मेन मेमोरी सेल्स हैं वो 256 हैं। उसके अलावा डेटाबेसेस के साथ हमारी मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, और सीपीयू के अंदर हमारे पास जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, जो मेमोरी सेल्स सीपीयू के हैं वो 16 हैं, यानी 0 से लेकर F तक। और इसके अलावा हमें पता है कि जो कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं जिनमें से हम प्रोग्राम काउंटर की और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करेंगे। और प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है वो मौजूद होती है, और प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस मौजूद होता है। बुक के अंदर जो एग्जांपल अवेलेबल है उसके मुताबिक जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी 8 बिट्स की है, जबकि हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं वो 4 बिट्स स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, विच मीन्स कि हमारी जो एक इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर होगी, और अकॉर्डिंगली फिर उसकी हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। इस एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन के अंदर जो कि अपेंडिक्स सी से ली गई है, ऑप कोड अवेलेबल है, ऑपरेंड्स हैं, और 16 बिट पैटर्न है हमारे पास। और हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि हम बिट पैटर्न्स को की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हेक्साडेसिमल में करते हैं ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ईजी हो सके। सो हमारा जो ऑप कोड है, जो हमारा बिट पैटर्न है वो 0011 वो 3 को रेफ़र कर रहा है, और इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो बिट पैटर्न है 0101 वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बिट पैटर्न है 1010 वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनली हमारा जो फोर्थ बिट पैटर्न है 0111 वो 7 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से जो हमारी इस इंस्ट्रक्शन की जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 35A7 बनती है। अब जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा यानी डिकोड किया जाएगा और फिर फाइनली इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो कैसे है, ऑप कोड 3 मीन्स टू स्टोर द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर इन अ मेमोरी सेल, विच मीन्स के
इस ऑप कोड का या इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है कि इस इंस्ट्रक्शन ने रजिस्टर के कंटेंट्स जो हैं, यानी रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू होगी उसको स्टोर करवाना है मेमोरी सेल के ऊपर। अब जो नेक्स्ट हमारा बिट पैटर्न जो कि हमने 5 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या है कि दिस पार्ट ऑफ द ऑपरेंड आइडेंटिफाइज द रजिस्टर हुज कंटेंट्स आर टू बी स्टोर्ड, विच मीन्स कि ये कोई रजिस्टर नंबर है, ये कोई CPU का मेमोरी सेल है जिसके अंदर कोई कंप्यूटेड वैल्यू है या कोई भी वैल्यू जो मैनिपुलेशन के बाद मौजूद है वो स्टोर करनी है। और वो स्टोर कहाँ पे करनी है? A7 पे। यानी जो this part of the operand identifies the address of the memory cell that is to receive data, which means कि A7 जो एड्रेस है हमारा मेमोरी का, इसके ऊपर हमारे पास रजिस्टर 5 की वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। और स्टोर कहाँ से हमें पता चल रहा है? वो हमारे ऑपरेंड यानी सॉरी आप कोड 3 से पता चल रहा है कि रजिस्टर नंबर 5 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको A7 लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। क्योंकि ये स्लाइड के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे जो हमने अभी इंस्ट्रक्शंस को इनकोड किया है और उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल हम अगेन रिपीट कर रहे हैं जिसके मुताबिक हमने 2 वैल्यूज़ हमारे पास मेमोरी में मौजूद हैं, उनको ऐड करना है और जो रिजल्टेंट है वो मेमोरी में स्टोर करना है। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप कोड्स और ऑपरेंड्स बनेंगे वो क्या हैं? 156C 1660 5056 306E एंड फाइनली लास्ट कमांड है C000। अब यहाँ पे जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो लोड का है, यानी वैल्यू को पिक करना फ्रॉम दी मेन मेमोरी। अब यहाँ पे देखें कि 1 मीन्स लोड रजिस्टर 5, यानी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रजिस्टर को, जो कि CPU का है, विद द बिट पैटर्न फाउंड इन दी मेमोरी सेल एट एड्रेस 6C, यानी एड्रेस 6C के ऊपर जो बिट पैटर्न मौजूद है उसको वहाँ से कॉपी किया जाए यानी ट्रांसफ़र किया जाए। कहाँ पे? CPU के अंदर रजिस्टर 5 के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इनकोडेड इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ 1660। अब 1 हमें पता है कि लोड करना है और कहाँ पे करना है? रजिस्टर 6 के अंदर। कौन सा बिट पैटर्न? जो कि मेमोरी सेल के अंदर एड्रेस 6D के ऊपर मौजूद है, उसको उस बिट पैटर्न को वहाँ से जो है वो डेटा ट्रांसफ़र किया जाए यानी कॉपी किया जाए और रजिस्टर 6 के अंदर जो कि मेमोरी सेल यानी हमारे पास CPU का रजिस्टर है या मेमोरी सेल है वहाँ पे लोड कर दिया जाए। अब दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास मेमोरी में थी वो CPU की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो रजिस्टर्स के अंदर लोड हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा एडिशन का सर्किट एक्टिवेट होना है। अब क्या है कि 5056 5 का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास रजिस्टर 5 और 6 के अंदर उनको ऐड करो। इसके मुताबिक क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर 5 की वैल्यू है वो पिक की जाएगी और रजिस्टर 6 के अंदर जो वैल्यू है वो पिक की जाएगी और एडिशन का जो सर्किट है उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनकी एडिशन परफॉर्म होगी और जो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास रजिस्टर की लोकेशन है कि इस रजिस्टर नंबर के ऊपर 5 और 6 रजिस्टर की जो वैल्यू है वो स्टोर कर दी जाए। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ का हमने जो रिज़ल्ट है कंप्यूटेशन है वो किसी जगह पे मेमोरी में होल्ड करनी थी, तो वो लोकेशन हमें ज़ीरो मिली है। यानी ज़ीरो रजिस्टर के अंदर हमारे पास 5 और 6 की कंप्यूटेशन यानी उसकी एडिशन जो है वो स्टोर हो जाएगी। और फाइनली हमारे पास उसके बाद क्या है कि 306E। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टोर के ऑप कोड को, और स्टोर क्या कर रहा है यानी रजिस्टर नंबर 0 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो कहाँ पे करनी है? 6E के अंदर, यानी मेमोरी सेल यानी रैम के अंदर जो सेल एड्रेस 6E है उसके ऊपर आपका उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर करनी है वो रजिस्टर 0 से उठानी है और वहाँ पे प्लेस कर देनी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ था
कि पहली 2 कमांड्स के अंदर कि मेमोरी से यानी मेमोरी सेल से वैल्यू पिक की गई और रजिस्टर्स के अंदर स्टोर की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मशीन इंस्ट्रक्शन है, इनकोडेड इंस्ट्रक्शन है, उसके मुताबिक सर्किट एक्टिवेट हुआ एडिशन का, और जो दोनों रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज़ आ गई थी उनको कंप्यूट किया। कंप्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो रजिस्टर 0 के अंदर प्लेस कर दिया गया। और फाइनली अब जो हमारी कंप्यूटेशन परफॉर्म हो चुकी है सीपीयू के अंदर, तो अब एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जो कि क्या करेगी कि हमारी कंप्यूटेड रिजल्ट को उठा के तो वापस मेन मेमोरी के सेल के अंदर, यानी मेन मेमोरी में किसी भी सेल के अंदर जो कि 6E एड्रेस बनता है वहाँ पे स्टोर कर देगी। और इस तरीके से फाइनली हमारी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो कंप्लीट हो रही है उसकी एग्जीक्यूशन, तो अपनी एग्जीक्यूशन को हॉल्ट यानी स्टॉप कर दिया जाएगा। क्योंकि ये अभी तक हमने जो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक हमें पता है कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें हमारे पास बेसिकली मेमोरी के अंदर जो है वैल्यूज़ जो पड़ी हुई हैं वो लोड होंगी सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के अंदर जब लोड हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं यानी प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उनके थ्रू उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन इस सारी एग्जीक्यूशन में हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज़ नोन एज द मशीन साइकिल। मशीन साइकिल के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो फेच का स्टेप है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो डिकोड का है, और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो एग्जीक्यूट का है। विच मीन्स कि एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा, फेच करने के बाद उसको डिकोड किया जाएगा ताकि हम मेमोरी में उसको ट्रांसलेट कर सकें और हमारा सीपीयू जो है उसको आसानी से परफॉर्म कर सके, और फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन होगी, और एग्जीक्यूशन के बाद फिर हमारा ये साइकिल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूट करेगा। मशीन साइकिल के भी हमने 3 स्टेप्स डिस्कस किए जो कि फेच है, डिकोड है और एग्जीक्यूट है। फेच के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि सीपीयू हमारा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और फेच के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम रिट्रीव कर लेते हैं मेमोरी से, ठीक है। विच मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट हो चुका है और हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है वो फेच कर ली हुई है। अब जब फेच हो जाती है तो हमारे पास उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो है वो डिकोडिंग का है, विच मीन्स कि हमारे पास जो उसके अकॉर्डिंगली, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली या उस बिट स्ट्रीम को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो सीपीयू की इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर वो तमाम डेटा जो है वो डिकोड कर लिया जाता है ताकि हम उस तमाम डेटा को रजिस्टर्स के अंदर लोड कर सकें, और लोड करने के बाद फिर हमारे पास फाइनली हमारे पास एग्जीक्यूशन आ जाती है। और एग्जीक्यूशन में क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड सर्किट है सीपीयू का वो एग्जीक्यूट करता है, और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूट होके तो फाइनल फॉर्मेट में या फाइनल शेप में हमारे पास सामने आ जाता है। और इस तरीके से जो हमारी एक इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और जो हमारे फेच के स्टेप में हमारे प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेडी स्टेट में रखा हुआ है वो फिर दोबारा से डिकोड और एग्जीक्यूट के प्रोसेस में आ जाती है, और ये प्रोसेस अनटिल और अनलेस एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक हमारा यूज़र जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है या हमारी कंप्यूटिंग मशीन जो है वो ऑन स्टेट में है या रनिंग स्टेट में है। अभी जो हमने मशीन साइकिल डिस्कस किया है जो कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट है, तो ये उसी की एक एक्सटेंशन है, बेसिकली सेम वही कॉन्सेप्ट है और एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं, बस कुछ जगहों पे यानी लिटरेचर में या कुछ बुक्स में एक स्टेप जो है इसके अंदर एडिशनल ऐड किया जाता है जो कि स्टोर का है। वो इस सेंस में किया जाता है कि जब हमारी एक इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, डिकोड हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, यानी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जो डाटा जनरेट होगा तो उसको हमने कहीं स्टोर करना है, और वो स्टोरेज हमारी मेमोरी हो सकती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड ड्राइव या कोई और ऑप्टिकल डिस्क या हमारी फ्लैश ड्राइव हो सकती है, या उसको फर्दर हम डिस्प्ले प्रोसेस के अंदर ले जा सकते हैं। तो जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप यहाँ पे शो हो रहा है बेसिकली वो स्टोरेज के हवाले से है या डिस्प्ले के हवाले से है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के हवाले से एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक यहाँ पे देखें जो भी हमने कुछ देर पहले आर्किटेक्चर भी पढ़ा था कि हमारे पास
जो अपेंडिक्स सी है और हमारे बुक चैप्टर के अंदर जो कंप्लीट रेफरेंस है उसके मुताबिक हमारे पास जो CPU का आर्किटेक्चर है, इसमें हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं 0 to F। उसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, डेटा बस है, और हमारे पास जो मेमोरी सेल्स हैं, जो स्टोरेज लोकेशन है हमारे पास मेन मेमोरी की यानी रैम की, वो हमारे पास 256 सेल्स थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली रेफरेंस के तौर पे A0 से A9 तक हैं, यानी वो यहाँ पे एग्जांपल ये दी जा रही है कि एक प्रोग्राम है जो कि यूज़र ने इनिशिएट किया है, जो कि मेमोरी सेल A0 से उसकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं स्टोर होना मेमोरी के अंदर, और A9 पे कंप्लीट हो जाता है। विच मीन्स कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 10 सेल्स के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं एक प्रोग्राम की। और हमें, जैसे हमने पहले बात भी की थी, कि हमारे पास जो यहाँ पे मेमोरी सेल्स हैं वो 4 बिट्स को कंटेन करते हैं, जबकि हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट की है। यानी 2 सेल्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बनेगी। यानी 156C जो है A0 और A1 को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। अब इसके मुताबिक हमारे पास जो जब हमारी मशीन एग्जीक्यूट करेगी और हमारे प्रोग्राम काउंटर ने जो है एक्टिवेट होना है, तो प्रोग्राम जो ऑलरेडी स्टोर्ड है इन टू द मेन मेमोरी, उसके अंदर से जो A0 एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर जो है वो अपने पास फौरी तौर पे फेच कर लेगा। अब क्या होगा कि जब A0 के पास यानी प्रोग्राम काउंटर में A0 आ चुका, तो फौरी तौर पे जो A0 और A1 के अंदर जो कंप्लीट एक इंस्ट्रक्शन हमारी बनती है 156C, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगी। और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लीटली लोड होगी, तो CPU के अंदर जो हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो भी हमारे पास ऑपरेशन है यानी ऑप कोड है और उसके साथ ऑपरेंड्स हैं, उसके मुताबिक हमारे पास जो सर्किट है, जो रिक्वायर्ड सर्किट होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। और मीनवाइल जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो अपना इंक्रीमेंट करेगा और प्रोग्राम काउंटर A2 पे चला जाएगा। A2 पे जाने का मकसद अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर हो रही है, विच मीन्स के A0 और A1 के पास एक इंस्ट्रक्शन है और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो A2 के ऊपर है, जो कि स्लाइड में शो हो रहा है कि जैसे ही आपकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली जो है वो लोड होगी 156C इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, जिसने करंटली एग्जीक्यूट होना है, तो जब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो साथ ही आपका जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रेडी स्टेट में ले आएगा, विच मीन्स कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो जंप करेगा A2 के ऊपर। और अब जो हमारी इंस्ट्रक्शन है 166D, वो हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर मौजूद है, और या यूँ कह लें कि वो वेटिंग स्टेट में है कि 156C जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करे। और जैसे ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तो प्रोग्राम काउंटर ने क्या करना है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि 166D बनती है हमारी, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगी। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन लोड होगी तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा, और जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो अब हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो रही है एड्रेस A4 पे। तो A4 और A5 के जो मेमोरी सेल्स होंगे, वहाँ पे जो हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल बिट्स पड़ी हुई होंगी, यानी एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होगी, वो रेडी स्टेट में या वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। और जैसे ही हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर जो कि A4 पे मौजूद है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगी और हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। अब इंक्रीमेंट करने के बाद, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम काउंटर था वो A4 पे मौजूद था, तो अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारी A6 पे मौजूद होगी। और इस तरीके से ये जो एक सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा अनटिल और अनलेस कि आपकी तमाम इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट ना हो जाएं, या आपकी जो मशीन है वो आइडल कंडीशन में या जो है शट डाउन कंडीशन में ना चली जाए।
ये आज का लेक्चर था और उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपकी अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।